खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। फसल पककर हुई तैयार, लेकिन बिगड़ रहे मौसम के मिजाज। किसानों ने युद्ध स्तर पर शुरू की सरसों की कटाई। बिजली चोरी का लगाया आरोप तो 3 को किया घायल। डेरा शाहपुर में पड़ोसियों ने किया जानलेवा हमला। जान जोखिम में डाल रीट के अभ्यर्थियों ने किया सफर। वहीं 2 दिवसीय मेगा एग्जाम में पहुंचे देश भर के हजारों युवा। और अलवर जेल सहित सखी स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने देखी व्यवस्थाएं। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। कृषि प्रधान इस देश में किसानों के सामने की समस्याएं कम नहीं हुई है। कभी उन्हें फसलों के बेहतर दाम नहीं मिलते तो कभी मौसम की मार झेलनी पड़ती है। कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि जब फसल पककर तैयार होती है तभी मौसम बिगड़ता है। वहीं बरसात के साथ ओलावृष्टि फसल को तबाह कर देती है। ऐसे में इस बार भी किसान बादल घेरे देखकर चिंतित हो रहे हैं। सरसों पककर तैयार हो चुकी है और गेहूं की फसल में बाली आ चुकी है। ऐसे में बरसात होने पर सरसों की अगेती फसल में नुकसान का डर बना रहता है। उधर अकबरपुर क्षेत्र में मौसम को देखते हुए किसान सरसों की कटाई तेजी से कर रहे हैं। काश्तकार दौलतराम और आनंदी लाल शर्मा के अनुसार वह जल्द से जल्द सरसों को मंडी तक पहुंचाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले आई बरसात से कुछ जगह सरसों की कटी फसल में नुकसान हुआ था। इसके अलावा गेहूं की फसल भी खेतों में पसर गई थी। ये हर साल मौसम खराब होता है इस टाइम पे जाके। हमारी ये जो मान ले खेती सरसों गेहूं चने सब कुछ तैयार खड़े, मौसम मान ले हर साल खराब, न फसल का भाव है ना कुछ है, सारा काम खराब होता है। ऊपर वाला ने ऐसा मौसम खराब करा है, सरसों कट रही है, चने तैयार खड़े हैं। अब इसमें मौसम का कोई पता नहीं, इसमें जो ओलावृष्टि होगी तो किसान तो गए काम से, किसानों को कुछ नहीं मिलता, न तो फसल का कुछ मिल रहा है ना कुछ और कुछ है। मौसम के बारे में तो भैया ये कहेंगे कि आई साल जो सरसों और ये फसल पकवा पावे जब ही बारिश को मौसम बन जावे, और सीधी निगाह से अगर बारिश बरसे तो हमें कोई नुकसान ना है। नुकसान तो जब है कि ओलावृष्टि हो जाए, नहीं समझे। ओलावृष्टि हो गई तो बस फिर हमारी चिंता बढ़ेगी भैया। तो कौन कौन सी फसल तैयार हो गई? फसल तो अब गेहूं तो कोई नुकसान नहीं है। गेहूं में तो गेहूं जो आगेता है वहाँ में कोई ओलावृष्टि हो गई तो नुकसान होगा। सरसों में फुल नुकसान है अगर मोटी बूंद की बारिश आ गई तो। उधर कृषि पर्यवेक्षक सुनीता के अनुसार बारिश आने पर गेहूं की फसल को लाभ होगा, लेकिन सरसों की फसल पक चुकी है जिसमें बरसात से नुकसान हो सकता है। इस समय देखा जाए तो जैसे मौसम खराब हो रखा है, जैसे बादल वगैरह हो रखे हैं, बारिश का आने का सब लग रहा है, तो इसके कारण जैसे सरसों की फसल में नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे बारिश आती है तो गेहूं के लिए फायदेमंद है। साथ ही जैसे अगर ओलावृष्टि आती है तो उससे काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों को अपने फसल का बीमा करवाना चाहिए जिससे फसल को सुरक्षित कर सके। कुल मिलाकर किसान यही मन्नत मांग रहे हैं कि मौसम का मिजाज फसलों के अनुकूल बना रहे। अलवर के ग्राम डेहरा शाहपुर में पड़ोसियों ने एक परिवार पर उस समय हमला कर दिया जब उन पर बिजली चोरी का आरोप लगाया गया। एक गंभीर घायल सहित 3 लोगों को जिला अस्पताल में लाया गया है। ओम प्रकाश के अनुसार उनके घर के पास लगे ट्रांसफार्मर से बिजली का तार हट गया था। इसी दौरान ओम प्रकाश के भाई ने पड़ोसियों पर आरोप लगा दिया कि चक्की पर चोरी की लाइट जलाने की वजह से यह तार हट जाता है। ऐसे में आक्रोशित पड़ोसी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर सरिये से हमला कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी ओम प्रकाश को जिला अस्पताल लाया गया है, जबकि उनकी पत्नी प्रेम सहित एक अन्य व्यक्ति जयराम भी जख्मी हुए हैं। विजय मंदिर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हमारे पड़ोसी से झगड़ा हो गया था। मैं जैसे घर के बाहर निकला तो वो करीब 10-15 थे, उसमें लेडीज भी थी आदमी भी थे। उन्होंने मेरे ऊपर सरिया और लाठीन से वार किया। ये विवाद क्यों हुआ? विवाद ट्रांसफार्मर पे तार हट गया था तो वो लगवाया, उसके बाद में उगाई हो रही थी तो हमारे जो भाई ने ये कहा कि भाई इसके जो चोरी से वो चलते चक्की आटा चक्की तो भाई इसलिए हटता है।
उसी के पीछे वो एकदम से हैवी हो गए हमारे ऊपर और उन्होंने पीटना चालू कर दिया। आप अकेले घायल हुए हो? नहीं, एक मैं हूँ, मेरी घरवाली है और मेरा भाई है। 3 लोग घायल हुए। 3 घायल हो गए। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। आपकी पत्नी का? प्रेम। क्या भाई का? जयराम। रीट का मेगा एग्जाम शुक्रवार को संपन्न हो गया है। पेपर समाप्ति के बाद अलवर बस स्टैंड पर भारी भीड़ रही। घर जाने की जल्दी में बसों की खिड़कियों से अभ्यर्थी जान जोखिम में डालकर घुसते हुए नजर आए। इसके अलावा बसों के गेट पर लटककर भी इन युवाओं ने सफर किया। बस स्टैंड पर यह नजारा देखने को मिला। उधर मेरठ से आई अभ्यर्थी जानवी का कहना था कि संख्या को देखते हुए पर्याप्त बसें नहीं चलाई जा रही। वहीं सीकर के परीक्षार्थी गौरव ने कहा कि रोडवेज ने अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। ऐसे में ट्रेनों की बजाय ज्यादातर अभ्यर्थी बसों से सफर कर रहे हैं। साथ ही घंटों खड़े रहने के बाद भी बस नहीं मिल रही है। बस तो नहीं है यहाँ सीकर के लिए, एक भी बस नहीं है फिलहाल। तो कैसे इतनी भीड़ हो रही है, क्या कहना है? रोडवेज प्रशासन अभी लगाया है, नहीं लगाया? भीड़ तो ज्यादा हो रही है और इन्होंने बसों की कमी है, व्यवस्था अच्छे से नहीं की। भीड़ ज्यादा हो गया। आप? हाँ, यहाँ से हो गया लगभग घंटा भर हो गया हमें खड़े हुए। कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, व्यवस्था की कमी है। चांदनी नाम है मेरा, मैं मेरठ से आई हूँ यूपी। कितने दिन में यहाँ पे पहुंचे, कैसे रहा? यहाँ पे हम कल आएंगे, शाम के टाइम आए हैं यहाँ पे। मतलब काफी टाइम तक तो हमें यहाँ पे कुछ रहने के लिए भी कुछ मिला नहीं है, फिर काफी टाइम तक स्टेशन पे रहे हैं। अब बसें भी नहीं मिल रही है। हाँ, बसें वगैरह भी ऐसी अभी तो है नहीं थी, मेरठ जाना है लेकिन अभी तक तो मिली नहीं है। गई है तो पूरी भीड़ हुई है यहाँ पे, जैसे आधा घंटा तो हो ही गया है। अभी कोई बसों की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है किसी तरह? नहीं, यहाँ पे तो खुद ही सर्च करना पड़ रहा है। आप कैब देख रहे हैं क्या? तो कैब से करेंगे या फिर क्या होता है? पैर में छाले भी हो गए और चलते चलते पर आ रहे हैं बस। पेपर कैसा रहा आपका? पेपर तो अच्छा था, थोड़ा सा एसएसटी वाला जो पोर्शन था थोड़ा टफ था, बाकी लैंग्वेज वाला तो इजी था। उधर परीक्षा खत्म होते ही शहर में जाम के हालात पैदा हो गए। कुछ स्थानों पर तो करीब 1.5 से 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। ऐसे में शहर के अन्य लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट का यह महाकुंभ तो समाप्त हो गया, लेकिन बहुत से सवाल भी छोड़ गया। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि अलवर बस स्टैंड पर ना तो हेल्प डेस्क थे और ना ही पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी। ऐसे में वापसी के वक्त उन्हें खासी परेशानी हुई। और वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित रीट एग्जाम का शुक्रवार को दूसरा एवं अंतिम दिन था। इस दौरान एक ही पारी में परीक्षा हुई। वहीं शुक्रवार को भी महिलाओं के आभूषण और हाथ के धागे आदि उतरवा लिए गए। सतर्कता के चलते ऐसा किया गया जिससे किसी भी रूप में नकल को रोका जा सके। गौरतलब है कि अलवर के 74 एग्जाम सेंटर पर करीब 22,000 अभ्यर्थी नामांकित थे। कड़ी सतर्कता के चलते प्रवेश पत्र पर बारकोड से स्कैनिंग भी की गई, जिससे कोई डमी अभ्यर्थी भाग न ले सके। सुबह देर से पहुंचे कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा दिए बिना वापस भी लौटना पड़ा। उधर दिल्ली के शाहीन बाग से आए नेत्रहीन परीक्षार्थी मोहम्मद शोएब अली ने बताया कि वह अपने भाई के साथ यहां आया है। उन्होंने परीक्षा केंद्र की व्यवस्था को उचित बताया। उधर राजश्री कॉलेज के प्राचार्य गोपीचंद पालीवाल ने इंतजामों की जानकारी दी। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद शोएब अली है और मैं दिल्ली शाहीन बाग से आया हूँ। जी सर। आप देख नहीं सकते हो लेकिन फिर भी आप रीट पात्रता परीक्षा में आपने हिस्सा लिया है। किस प्रकार से तैयारी करते हो आप? सर देखिए, मैंने तो तैयारी कई चीज़ों की है। ज़्यादातर तो मेरी तैयारी यूट्यूब से हुई है और यूट्यूब में कुछ चैनल थे, उनके थ्रू उनके वीडियो लेक्चर से मैंने तैयारी की है। और बाकी यहाँ जो व्यवस्था है सर बहुत अच्छी है और हमारे लिए स्क्राइब की फैसिलिटी भी यहाँ की है रीट ने। तो अब आपकी जगह आपका जो साथी होगा जो एग्जाम आपका लिखेगा वो उसने किसकी व्यवस्था की है? किसने की है उसकी व्यवस्था? सर उसकी व्यवस्था सेंटर ने की है। हमारे एग्जाम कोऑर्डिनेटर हैं विश्राम सर, विजय सर, इन लोगों ने व्यवस्था की है। इनसे मेरी बात हुई थी 25 तारीख को, तो इन लोगों ने व्यवस्था की है। तो यहाँ आने में आपको कोई असुविधा ऐसी कोई चीजें हुई हो? नहीं सर, कोई असुविधा नहीं हुई। हम बाय ट्रेन आए मंडोर एक्सप्रेस से रात, और फिर 12 बजे पहुंच के गेस्ट हाउस में रुके थे, फिर उसके बाद यहाँ सेंटर पहुंच गए 7 बजे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा कल दिनांक 27 फरवरी को 2 शिफ्टों में आयोजित की गई और आज 28 फरवरी को 1 शिफ्ट में आयोजित होगी। परीक्षा का समय 10 बजे से 12:30 बजे तक है। 8 बजे 2 घंटे पूर्व परीक्षार्थियों को
सेंटरों पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशों के अनुसार सेंटरों पर पहुंचना चाहिए। राजऋषि महाविद्यालय में भी जहां तक मेरी जानकारी है, अलवर शहर का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सेंटर है ये। यहाँ 648 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए थे, कल भी आज भी। हमारे द्वारा महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समस्त प्रकार की माकूल व्यवस्था की गई है। किसी भी परीक्षार्थी को कोई असुविधा ना हो, इस बात का हम पूरा ख्याल रखते हैं। अभी हमारे यहाँ फ्लाइंग खड़ी है, सुपरवाइजर्स खड़े हैं, एक एक परीक्षार्थियों को चेक करके अंदर भेजा जा रहा है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रही है, फेस रीडिंग हो रहा है। हमारी तरफ से हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, किसी भी परीक्षार्थी को कोई असुविधा ना हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यह भी निर्देश है कि जो भी परीक्षार्थी आए उसकी आईडी की फोटोकॉपी उसके पास होनी चाहिए, एडमिट कार्ड पर फोटो होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई परीक्षार्थी आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं लेकर आता है, तो कल भी हमने बहुत सारे बच्चों को फोटोकॉपी करवा के दी। किसी बच्चे के पास फोटो नहीं था तो हमने बाहर से फोटो भी खींच के मंगवाए, और आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं थी तो उसकी भी हमने व्यवस्था करवाई। महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। हम पूरी माकूल व्यवस्था कर रहे हैं और हमारे यहाँ बहुत अच्छे से परीक्षा का कल भी सफल आयोजन हुआ, और उम्मीद है कि आज भी हम पूरी तरह से अच्छे से परीक्षा का आयोजन करा पाएंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी हर प्रतियोगी परीक्षाओं की भांति ये प्रतियोगी परीक्षा भी पूरी तरह सफल होगी। और इस बार प्रशासन भी, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रशासन हो, चाहे राज्य प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, सबकी तरफ से भी माकूल व्यवस्था है और पूरी तरह सख्ती बरती जा रही है। हमारे भी पूरा महाविद्यालय सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, हर रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए किसी तरह की कोई गड़बड़ होने की आशंका नजर नहीं आ रही, और आशा है कि अब की बार रीट परीक्षा में किसी तरह की कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने अलवर जेल और सखी वन स्टॉप सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुल 927 बंदी निरुद्ध पाए गए। इस दौरान भोजन की गुणवत्ता और रसोई घर एवं अन्य स्थानों की सफाई व्यवस्था देखी गई। साथ ही बंदियों से मेडिकल और अन्य समस्याओं की जानकारी लेकर उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में भी बताया गया। इसके अलावा शिकायत पेटिका को निर्देश देकर लाइब्रेरी में रखवाया गया। निरीक्षण के दौरान जेलर रविंद्र उपाध्याय सहित अन्य प्रतिनिधि मुकेश कुमार शर्मा, संतराम, विकास कुमार मीणा, लवीना चौधरी और इंद्र सिंह शेखावत आदि उपस्थित रहे। उधर प्राधिकरण सचिव सोनी ने सखी वन स्टॉप सेंटर अलवर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि पिछले निरीक्षण से अब तक कुल 69 महिलाओं ने यहां सहायता के लिए संपर्क किया है। साथ ही 10 महिलाओं को रात्रि आश्रय उपलब्ध करवाया गया। 6 महिलाओं को विधिक सहायता भी दी गई है। वहीं 56 महिलाओं ने यहां 181 हेल्पलाइन पर संपर्क किया था। प्राधिकरण सचिव ने निरीक्षण के दौरान जरूरी हिदायतें भी दी। हाल ही राजस्थान बजट के दौरान अलवर के लिए कई ऐलान हुए थे। वहीं अलवर शहर में एक और कन्या महाविद्यालय की घोषणा को लेकर भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने वन मंत्री एवं शहर विधायक संजय शर्मा का आभार जताया। साथ ही राजऋषि कॉलेज के मुख्य चौराहे पर मिठाई बांटी। यहां मौजूद रजनीश जैमन और पार्षद लोचन यादव ने बताया कि अब शहर में 2 कन्या महाविद्यालय हो जाएंगे। इससे उच्च शिक्षा में छात्राओं को आसानी होगी। वहीं छात्रा अनुष्का चौधरी और जीडी कॉलेज उपाध्यक्ष भावना ने भी हर्ष जताया। भारतीय जनता युवा मोर्चा अलवर के द्वारा आज जो बजट चल रहा है उस बजट सत्र में आज अलवर को महिला कन्या महाविद्यालय मिला है, जो पटरी पार मिला है। उसी खुशी में कि शिक्षा का स्तर बढ़ा जा रहा है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जो हमारे स्थानीय मंत्री है माननीय संजय शर्मा, माननीय भूपेंद्र यादव जी का धन्यवाद, माननीय सीएम भजनलाल जी का धन्यवाद, जिनके इतने अथक प्रयासों से और जिनके सहयोग से हमको आज ये कन्या महाविद्यालय हमको एक मिला है। इसलिए हमारे एक शहर में एक कन्या महाविद्यालय है जिसमें लगभग 6000 बहनें पढ़ती है। उस बहनें को जब 2 महाविद्यालय कन्या का हो जाएगा तो शिक्षा स्तर बढ़ेगा, अच्छी पढ़ाई होगी और अच्छा स्टाफ मिलेगा। इसे खुशी का जाहिर करते हुए आज हमें भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा और बहनों के द्वारा आज हमने खुशी जाहिर करी है। मिठाई बांटा कार्यक्रम। नमस्कार साथियों, मैं भावना रघुपाल जीडी कॉलेज की गौरीदेवी महाविद्यालय छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे यहाँ पे बजट पास हुआ है कन्या महाविद्यालय खुलने का। तो हम सबको बड़ी खुशी है इस बात की। 64 वर्षों बाद एक और कन्या महाविद्यालय खुलने का बजट पास हुआ है, तो बड़ा हर्ष उल्लास के साथ हम यहाँ पे मना रहे हैं। माननीय मंत्री संजय शर्मा जी के द्वारा एक्सटेंडेड बजट में अलवर के लिए 2 महत्वपूर्ण सौगातें दी गई है। एक तो पटरी पार इलाके के लिए लेडी कन्या महाविद्यालय की घोषणा हुई है। एक
बुध विहार में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का खुलना तय हुआ है, जिससे शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण आयाम स्थापित होंगे। और पटरी पार से पिछले लंबे समय से मांग शिक्षा के क्षेत्र में मांग उठती आ रही थी कि वहाँ पे कन्या महाविद्यालय नहीं है, तो मंत्री जी ने इस मांग को सुना और त्वरित कार्रवाई करते हुए बजट में इसकी घोषणा करवाई है। इसके लिए हम सभी मंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज आतिशबाजी करेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे अभी सेलिब्रेशन होगा और मंत्री जी का आभार व्यक्त किया जाएगा। नमस्कार भाई और बहनों, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आप सबको ये बताते हुए कि भाजपा ने हमारे लिए एक और कन्या महाविद्यालय खोलकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये कन्याओं के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। महाविद्यालयों की बहुत ज्यादा कमी थी, बस अलवर में काफी समय से एक ही महाविद्यालय था, जीडी गर्ल्स कॉलेज। अब दूसरा महाविद्यालय खुलकर जो कन्याएं वहाँ पर नहीं भाग ले पाती थी, जिनका नहीं हो पाता था एडमिशन, अब उनको भी मौका मिलेगा और सबको विकास की ओर कदम बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अलवर के मोती डूंगरी स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में शुक्रवार को अटल टिंकरिंग लैंप का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला रही। उन्होंने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की और माल्यार्पण किया। जिला कलेक्टर सहित विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष द्वारा औपचारिक उद्घाटन के बाद विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इसमें रोबोटिक, 3D प्रिंटर और इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट आदि शामिल थे। जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों को इस लैब के उपयोग के लिए प्रेरित करते हुए टिप्स भी दिए। साथ ही प्राथमिक विभाग के विद्यार्थियों को मैजिक स्लेट का वितरण किया। इस मौके पर प्राचार्य लेखराम सैनी के अलावा स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। अलवर के मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में 3 दिवसीय 56वां स्थापना दिवस कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस दौरान महाआरती हुई और प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि 26 फरवरी को गणेश पूजन और निशांत पूजा के साथ शुभारंभ हुआ था। 27 फरवरी को विशेष पूजन के अलावा शाम को सुंदरकांड के पाठ किए गए। साथ ही शुक्रवार को भगवान को श्वेत वस्त्र धारण करवाकर औषधीय सामग्री से अभिषेक हुआ। वहीं विशेष श्रृंगार कर झांकी सजाएगी। इसके अलावा महिला भक्तों द्वारा भजन सत्संग का दौर भी चला। श्री भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर का स्थापना दिवस त्रिदिवसीय दिनांक 26 से भगवान गणेश पूजन मंगलाचरण के साथ निशान के साथ ये कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। और 27 को भगवान का वेदी पूजन हुआ और शाम को सुंदरकांड हुआ। आज प्रातःकाल 28 तारीख को भगवान श्री नारायण के वेद मंत्रों से षोडशोपचार औषधि से अभिषेक हुआ। श्री तुलसी अर्चना हुई और भगवान को नई पोशाक धारण कराई। भगवान को वेद मंत्रों से षोडशोपचार के साथ भगवान नारायण का इस पाठोत्सव का और दोपहर में भगवान के भक्तों के द्वारा, माता महिला पुरुषों के द्वारा भगवान सत्संग हुआ और दोपहर में भगवान की आरती प्रसाद वितरण हुआ। और ये भगवान श्री नारायण का जो है त्रिदिवसीय उत्सव, वार्षिक उत्सव श्रद्धा उल्लास के साथ संपन्न किया जा रहा है। आप भक्त लोग आए, प्रसाद लिया, अपनी मन्नत मांगी और भगवान नारायण का इस उत्सव को श्रद्धा और भक्ति के साथ आज समापन किया जा रहा है। भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करें, सबकी मनोकामना करें, सबकी इच्छा पूरी करें। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री सबकी जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। फुलेरा दोस्त पर 1 मार्च को अबूझ सावा रहेगा और बड़ी संख्या में शादियां होंगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस माह 7 से 14 मार्च तक होलाष्टक रहेंगे। वहीं 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन मलमास के चलते शादी विवाह सहित मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। मीन मलमास की 1 माह की अवधि में 6 अप्रैल को भी रामनवमी का स्वयं सिद्ध मुहूर्त रहेगा। यह नव संवत 2082 का पहला अबूझ मुहूर्त भी होगा। वहीं फुलेरा दूज संवत 2081 का आखिरी स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। संवत 2081 का आखिरी स्वयं सिद्ध मुहूर्त कल फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की फुलेरा दूज 1 मार्च शनिवार को बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य जैसे गृहारंभ, देव प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान मुहूर्त, गृह प्रवेश आदि सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य काफी संख्या में संपन्न हो सकते हैं। इस दिन शादी विवाह सहित सामूहिक विवाह का भी विशेष चहल पहल के साथ ही कार्यक्रम संपन्न होंगे। इस मार्च में 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च व 6 मार्च के मुख्य विवाह मुहूर्त रहेंगे। इस माह 7 मार्च से 14 मार्च तक होलाष्टक के कारण तथा 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन मलमास के चलते शादी विवाह
सहित सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। मीन मन मास की इस एक महीने की अवधि में अर्थात 14 मार्च से 14 अप्रैल की एक माह की अवधि में 6 अप्रैल को नव संवत 2082 का पहला विवाह मुहूर्त श्री रामनवमी का रहेगा। 6 अप्रैल को श्री रामनवमी के स्वयंसिद्ध अबुझ मुहूर्तों पर शादी विवाह सहित गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान मुहूर्त, कुआं पूजन आदि सहित शादी विवाह का भी सभी कार्य संपन्न हो सकते हैं। इस दिन शादी विवाह सहित सभी मांगलिक कार्य विशेष रौनक के साथ ही संपन्न होंगे। 6 अप्रैल का स्वयंसिद्ध मुहूर्त होने के कारण किसी प्रकार का दोष नहीं माना जाता है और यह नव संवत 2082 का पहला स्वयंसिद्ध मुहूर्त 6 अप्रैल श्री रामनवमी को किया जाएगा। इस माह जैसा कि शास्त्रों में माना गया है कि 1 मार्च को फुलेरा दूज का और अगले माह 6 अप्रैल को श्री रामनवमी का दोनों ही स्वयंसिद्ध अबुझ मुहूर्त माने गए हैं। इन दोनों मुहूर्तों में शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। कठुमर क्षेत्र के ग्राम तिगरिया के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने शराब के ठेके को हटवाने की मांग उठाई है। रमेश चंद्र शर्मा सहित अन्य लोगों का कहना था कि गांव में ठेके पर शराब बेची जाती है, साथ ही यहां से गुजरने वाली महिलाओं और बालिकाओं के साथ शराबियों द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। इसके चलते जिला कलेक्टर से ठेका शिफ्ट करवाने की मांग उठाई हुई है। शराब का अवैध ठेका खोल रखा है तिगरिया और बेवलदीपुरा के बीच में, उसको लेकर आए हैं। उसको बंद करवाना चाहते हैं। गांव में नाराजगी है, झगड़ा भी हो सकता है। हमारी औरत, हमारी लड़की वहाँ स्कूल में जाती है, हाई स्कूल, बड़ दुकान, छेड़छाड़ करते हैं लोग बाग दारू शराब पीकर, तो इसलिए झगड़ा भी हो सकता है। इसके हम हटाना। पुलिस को दे दी? अरे पुलिस कठुमर को दे दी, डीएसपी साहब को दे दी, सीओ साहब को, वहाँ सीआई साहब को लक्ष्मणगढ़ दिया है। अब आपके पास आए, जिलाधीश के पास यहाँ पे आए। हाँ, कलेक्टर के पास। क्या बोले मैडम? क्या बोले मैडम साहब जी ने डीओ साहब को वो कर दिया। और एक अवैध शराब का ठेका खुला है बलदेवपुरा और तिगरिया के बीच में, और उस ठेके की न कोई सरकार की तरफ से कोई सैंक्शन है, न कोई स्वीकृति है। जबरदस्ती उसको खोला गया है। गांव वालों को समझाइश के बाद भी जबरदस्ती उसको सुबह शाम रात में दारू बेची जा रही है। हम कलेक्टर महोदय से मिलकर यही उनको बताना चाहते हैं कि इस ठेके को बंद करवाया जाए। इससे क्या है कि सामाजिक कुरीति और समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि लड़कियां, हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बड़ौदाकान, वहाँ भी जाती हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बच्चे जाते हैं, छात्र छात्राओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये ठेका कहीं हमसे दूर, बड़ौदाकान, टिकपुरी, कोई हाई लक्ष्मणगढ़ रोड पर कहीं उधर खुल जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। बाकी हमारे यहाँ बंद हो जाए, हमें बहुत तिगरिया गाँव यहाँ से बंद हो जाए। इससे पूरे गांव नाराज है इससे खुलने से। आसपास कोई मंदिर स्कूल भी है क्या? नहीं है, लेकिन 5-7 गांवों का मुख्य रोड है, वो मुख्य रोड है सबका। पूरे 5-7 गांवों का निकास वहीं से है। रात दिन वो पूरे टाइम रोड चलता रहता है, बिजी रोड है। सदर थाना क्षेत्र के तहत बहादुरपुर रोड पर सड़क हादसे में 5 साल के बालक की जान चली गई, जबकि उसके माता पिता जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार जीशान और उनकी पत्नी साउनी अपने 2 बच्चों के साथ दवा लेकर रामगढ़ से लौट रहे थे। मार्ग में बहादुरपुर के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। सभी घायलों को अलवर जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने 5 साल के बालक आवेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके माता पिता और एक छोटी बच्चे का इलाज जारी है। परिजन साबिर खान ने बताया कि यह दुर्घटना शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे हुई है। साथ ही इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। बच्चे का नाम अवैश है, उसके पापा का नाम दिलशाद है। दवाई लेने रामगढ़ जा रहे थे कि आ रहे थे तो मालूम नहीं, ये वापसी हो रहे थे, जा रहे थे, दवाई लेने गए थे रामगढ़। किस पे थे? बाइक। तो किसी ने टक्कर वगैरह मार दी? हमको तो ये बात तो मालूम नहीं। कौन थे बाइक? एक दिलशाद था, एक 2-3 उसके बच्चे थे, 2 बच्चे। अच्छा। और एक उसकी बेटी। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं।
यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा कस्बे में पेयजल संकट को लेकर लोगों ने अलवर राजगढ़ स्टेट हाईवे पर रास्ता रोक दिया। इससे सैकड़ों वाहनों की कतारें लग गई। वहीं बसों सहित अन्य वाहनों में सफर कर रहे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। इस समस्या को लेकर हाल ही ग्रामीण SDM से भी मिले थे। मालाखेड़ा में जल जीवन मिशन के तहत पानी की व्यवस्था की जाती है, लेकिन ट्यूबवेल के विद्युत बिल जमा नहीं करने के कारण कनेक्शन हट चुका है। इसके अलावा कई ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। ऐसे में पानी का संकट गहरा गया है। पिछले करीब 1 साल से नगर पालिका क्षेत्र में ट्यूबवेल के बिल जमा करने की प्रक्रिया ढीली है। इस वजह से समस्या बढ़ती ही जा रही है।
मालाखेड़ा पालिका क्षेत्र में बनाए गए सामुदायिक स्वच्छता परिसरों पर ताला लटका रहता है। लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ बाईपास और स्टेट हाईवे संख्या 25 पर यह परिसर बनाए गए थे। लोगों के लिए अन्य कोई स्वच्छता कॉम्प्लेक्स नहीं है और ऐसे में उन्हें खुले में निवृत्त होकर शर्मसार होना पड़ता है। लाखों रुपए की लागत से इन परिसरों का निर्माण हुआ, लेकिन ताला लगा होने से कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। सारिका सिंह को हाल ही प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने जयपुर स्थित कार्यालय में प्रथम बैठक ली। इसमें अलवर से जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी सहित नर्मदा लीली यादव और अन्य पदाधिकारी पहुंचे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने सभी वर्गों से ज्यादा महिला सदस्य बनाने का आह्वान किया। उधर सारिका चौधरी को सूत की माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। मशरूम उत्पादन की उन्नत तकनीक सीखने के लिए किसानों का एक दल दिल्ली रवाना हुआ। इसमें एडीएम द्वितीय योगेश डागुर और कृषि उपनिदेशक पीसी मीणा ने रवाना किया। अलवर से 40 किसान दिल्ली रवाना हुए हैं। इन्हें राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान में ट्रेनिंग दी जाएगी। उधर इस दौरान मौजूद अधिकारियों ने कहा कि यह प्रशिक्षण मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर उद्यान उपनिदेशक केएल मीणा, कृषि विभाग के अधिकारी मंगतूराम शर्मा, जितेंद्र फौजदार, एसपी यादव, बीडी पलसानिया और संदीप शर्मा आदि मौजूद रहे। अंतर्राज्यीय कृषक प्रशिक्षण हेतु अलवर जिले से 80 किसानों को दिल्ली में NSDRF में भेजा जाना है, राष्ट्रीय उद्यानिकी एवं अनुसंधान केंद्र में। हमारे जिले से 80 कृषकों को 2 बैच में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। आज प्रथम बैच रवाना किया गया है। इसके अंतर्गत 40 किसान भेजे गए हैं। यह प्रशिक्षण 27 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक 7 दिवसीय रहेगा और 3 मार्च को हम दूसरा बैच भेजेंगे। मुख्यतः इसमें मशरूम खेती को लेकर के दिल्ली में संस्थान के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और हम अपेक्षा करते हैं और जैसी राज्य सरकार की बजट घोषणा है कि हमारे किसान वहां से एक आधुनिक तकनीकों के साथ प्रशिक्षण लेके आएंगे और अलवर जिले में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो कृषि के उपनिदेशक हैं और उनकी पूरी जो टीम है, उन्होंने इन कृषकों का चयन जो भी मानक थे उसके अनुरूप किया है और गाइडलाइन के अनुसार इनको भेजा जाए। अलवर के नेहरू गार्डन से प्रतिमा स्थल पर गुरुवार को देशभक्ति गीतों से संगीत संध्या सजी। गौरतलब है कि परशुराम कला मंदिर ने यहां स्थित चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा स्थापना दिवस मनाया था। इस दौरान अष्ट धातु से निर्मित विशाल प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन हुआ। वहीं प्रतिमा निर्माण और स्थापना के प्रेरणापुंज रामोतार पंडित के चित्र पर भी माल्यार्पण किया गया। बतौर अतिथि अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इसके बाद देशभक्ति पूर्ण संगीत संध्या में कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। साथ ही कई कवियों ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राधा मोहन शर्मा द्वारा की गई, जबकि संचालन मोहित पंडित ने किया। किशनगढ़ वास में एक माह तक विशेष सफाई अभियान चलेगा। शुक्रवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने किशनगढ़ वास जेल के पास वार्ड 19 में खुद झाड़ू लगाकर इसका आगाज किया। खैरतल तिजारा जिले के कलेक्टर ने कहा कि सफाई निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जीवन और समाज की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। उन्होंने सड़कों पर कचरा नहीं फेंकने और पॉलीथीन का प्रयोग बंद करने की अपील की है। पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार ने इस अभियान का प्रभारी JN गगन कुमार गर्ग को नियुक्त किया है। उधर कार्यक्रम में SDM मनीष कुमार जाटव सहित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। खैरतल में 12 परीक्षा केंद्रों पर शुक्रवार को केवल एक पारी में रीट का एग्जाम हुआ। उधर PM श्री सीनियर स्कूल और राजकीय बालिका महाविद्यालय में सुबह से ही भीड़ जमा हो गई। वहीं गोपालदास मेमोरियल स्कूल में कुछ महिला अभ्यर्थी देर से पहुंची तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त रहा। खैरतल अनाज मंडी में 6 दिन से हड़ताल जारी है। ऐसे में करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ है। वहीं अनाज नहीं बिकने से किसान परेशान हो रहे हैं। उधर मंडी अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता ने बताया कि कृषक कल्याण फंड को वापस ले जाने सहित कई मांगे उठाई जा रही हैं। इस मौके पर कपूर गुप्ता, महेश खंडेलवाल, ओम गोयल, श्याम बिहारी, प्रमोद जसूरिया और मोहित गोयल आदि भी मौजूद रहे। 23 तारीख से कंटिन्यू हमारी मंडियों की हड़ताल चल रही है, जिसकी मुख्य मांगे हैं कृषि कल्याण फीस को वापस लिया जाए, हमारी मोटे अनाजों पर दाम को बढ़ाया जाए और दूसरे राज्यों से आने वाले जिनसों पर मंडी टैक्स नहीं लिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार है, हमें मोदी जी पर आस्था है, CM भजनलाल जी पर आस्था है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी मार इसमें किसानों को लग रही है। किसानों का माल मंदा बिकेगा, जैसे कृषि कल्याण टैक्स हटेगा किसानों को माल मंडियों में ऊँचा बिकेगा। ट्रांसपोर्ट को भी नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्ट, मजदूर वर्ग, कच्चे आड़ती, मिलें, सभी को बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत मोटे राजस्व की करीब नुकसान हुआ है। श्याम बिहारी तायल मेरा नाम है जी, काशी प्रसाद विनोद कुमार फर्म, और हमारी हड़ताल 23 फरवरी से है और जो कल तक है
प्रदेश महासंघ के आदेशानुसार। क्या क्या मांग है आप लोगों की जो हड़ताल चल जो रही है? गवर्नमेंट ने ये कृषक कल्याण टैक्स लगा रखा है KKF, इसको हटाने की मांग है। बाहर से जो राज्य से अदर राज्यों से जो राजस्थान की मंडियों में माल आता है उस पर सेस कर और कृषक कल्याण टैक्स लगा हुआ है, उसको हटाने की मांग है। और एक मोटे अनाज जो सिरियन है उस पर 2.25% दामी करने के लिए ये मांग है आप? ये मांग है। सरकार ने अभी तक कोई मांग नहीं पूरी सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारे प्रदेश संघ के पदाधिकारी बात कर रहे हैं और मीटिंग हुई थी हमारी मंगलवार को जयपुर में। प्रदेश संघ की सभी 247 मंडियों के व्यापारी भाई और पदाधिकारी आए थे। अब कल पुनः मीटिंग है। खैरतल के पुरानी अनाज मंडी सभा स्थल पर शुक्रवार को भंडारे का आयोजन किया गया। यहां रामचरण दयाराम गुप्ता की ओर से सुबह पूजा अर्चना की गई। इसके बाद कन्याओं को भोज करवाया गया। वहीं भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। अकबरपुर में फार्मर रजिस्ट्री कैंप की जगह बदल दी गई है। अब प्राइमरी विद्यालय की वजह पंचायत भवन पर यह शिविर लगाया गया। साथ ही किसानों ने यहां पहुंचकर अपनी आईडी से जुड़ा कार्य करवाया। वहीं समाज कल्याण विभाग की ओर से पात्र व्यक्तियों के पेंशन के कार्य भी पूरे किए गए। इसके अलावा पशुपालन विभाग के प्रतिनिधियों ने पशु बीमा और बीमार पशुओं को दवा देने का कार्य किया। फार्मर रजिस्ट्री शिविर चल रहे हैं ग्राम पंचायत अकबरपुर में। तो जैसे ये आज तीसरा दिन है तो इसमें किसानों के फार्मर आईडी बनाई जा रही है, जिसमें आधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी और मोबाइल जो कि आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, OTP की जरूरत पड़ती है। तो किसानों को आ रहे हैं और अधिक से अधिक फार्मर आईडी बनाई जा रही है। तिजारा कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य कारोबारियों को ट्रेनिंग दी। टीम प्रभारी हेमंत यादव ने बताया कि खैरतल तिजारा CMHO डॉक्टर अरविंद गेट के निर्देशन में यह आयोजन हुआ। इस दौरान होटल, परचूनी, सब्जी और फल विक्रेता आदि शामिल हुए। वहीं इन सभी कारोबारी को खाद्य सुरक्षा सुपरवाइजर का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा राधेश्याम, बिल्लू जैन, अशोक गुप्ता, गिरीश जैन, सोमदत्त और संजय आदि मौजूद रहे। रक्षा सूत्र फाउंडेशन सहित कुछ संगठनों ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में विश्व NGO दिवस मनाया। इनमें व्हाइट बॉक्स मीडिया और पर्यावरण, वन एवं जलवायु संवर्धन परिषद भी शामिल थे। इस मौके पर अलवर के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर VK अग्रवाल सम्मानित हुए। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल द्विवेदी ने बताया कि 31 गैर सरकारी संगठनों को श्रेष्ठ कार्य करने पर सम्मानित किया गया है। सरकार के अलावा समाज सेवा और विकास के लिए NGO भी काम कर रहे हैं। ऐसे में उनके अभिनंदन से अन्य का भी हौसला बढ़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष देशाज वर्मा सहित डॉक्टर अग्रवाल ने भी समारोह को संबोधित किया। वहीं सम्मानित लोगों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। वर्ल्ड NGO डे के उपलक्ष्य में आज रक्षा सूत्र फाउंडेशन और व्हाइट बॉक्स और वन एवं पर्यावरण जलवायु संवर्धन परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आज ऐसी समाज सेवी संस्थाओं को सम्मानित किया गया है जिन्होंने कोरोना काल के तहत अच्छे कार्य किए, साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और हमारे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अच्छे कार्य किए हैं। ऐसी संस्थाओं को चयनित करके आज सम्मानित किया गया। सर, पर्यावरण का आज विशेष ध्यान रखा है, पर्यावरण पर काम करने वाले NGO को भी सम्मानित किया है। क्या आप पर्यावरण के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, इनके नेतृत्व में यहाँ राजस्थान के अंदर हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला है, जिसके अंतर्गत करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं और उनके संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। अब ये जो NGO हैं, ये जो संस्थान हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जाएगा। प्रोफेशनल काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे मित्र राहुल जी, प्रदेश के अध्यक्ष देशराज शर्मा जी और सम्मानित मंच पर बैठे सभी आदरणीय लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने, मैं डॉक्टर VK अग्रवाल 98 में राजस्थान में दिल्ली से आकर राजस्थान का पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अलवर में स्थापित किया था, IT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से। आज हमारे पास आर्या कॉलेजेस, आर्या मेडिकल कॉलेजेस, होम्योपैथिक कॉलेजेस, फार्मेसी कॉलेजेस और सनराइज हेल्थ एजुकेशन के नाम से जयपुर में एक नेचुरोपैथी और योगा सेंटर भी हम सनराइज रिसोर्ट के अंदर चला रहे हैं। हम लोगों ने पूरे 25 साल के पीरियड में करीब 2 लाख के करीब एनवायरमेंटल पेड़ अपने 100 एकड़ के कैंपस के अंदर लगाए हैं।
आज जो वर्ल्ड एनजीओ दिवस है और उसके उपलक्ष्य में जो सारी अच्छे जो काम कर रहे हैं सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको यहाँ पर एक ही मंच पे सम्मानित किया गया है। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सारे ऑर्गेनाइजर्स ने ये बहुत ही अच्छे से चुन के सारे पैन इंडिया से जो सोशल वर्कर्स हैं, जो संस्थाएं हैं, जो वाकई में ग्रास रूट लेवल से अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक सेवा हो, चाहे हेल्थ अवेयरनेस हो, चाहे ओल्ड एज होम चला रहे हो कोई, या कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, तो सारे ही बहुत विशिष्ट प्रतिभाएं यहाँ पर इसी मंच पर आज सम्मानित हुई हैं। और मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और ऐसे ही उनको बेस्ट विशेस दूंगी कि वो आगे भी इसी तरह से समाज सेवा और ह्यूमन काइंड के लिए ऐसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पे काम करें। एनजीओ का अर्थ ही होता है मैं से हम तक। यदि हम कोई मिलके कार्य करते हैं उसे एनजीओ कहते हैं। और देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों में काम करने वाले एनजीओ को बुलाकर एक साथ उनका एक मंच पे उनको सम्मिलित करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उन एनजीओ को कई नए बड़े क्षेत्र मिलते हैं कार्य करने के लिए, एवं आर्थिक रूप से जो एनजीओ कार्य करने के बाद भी परेशान थे, जिनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, तो इस कार्यक्रम के कारण हमने कई ऐसी संस्थाओं के साथ उन एनजीओ को जोड़ा है जिनको आर्थिक संबल मिलेगा। सर, आज के कार्यक्रम में पर्यावरण पर विशेष फोकस रखा है। मोदी जी का और कहने के साथ साथ देश में यदि हम अब पर्यावरण पे नहीं चेतेंगे तो आने वाली पीढ़ी को इसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इसलिए विशेष रूप से इस कार्यक्रम को प्राकृतिक और वन पर्यावरण से जोड़ा गया और विशेषकर वन पर्यावरण संवर्धन परिषद का इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा सहयोग रहा। इसलिए इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से हमने पर्यावरण के प्रति समर्पित किया। जो ये विश्व एनजीओ दिवस पे जो आज व्हाइट बॉक्स मीडिया और रक्षासूत्र फाउंडेशन ने जो प्रोग्राम किया है यहाँ पे, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो जयपुर का जो केंद्र है यहाँ पे, उस पे जो प्रोग्राम करा है, उसमें उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पे जो बुलाया है हमारे वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद की पूरी टीम को बुलाया है, मुझे एज ए डायरेक्टर बुलाया है, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ऐसी सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन देना है जो पर्यावरण के विषयों में, पर्यावरण संरक्षण के विषयों में बहुत ही ग्राउंड स्तर के ऊपर काम कर रही है। तो यहाँ पे हमने करीब 31 एनजीओज को और ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं देशराज वर्मा, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिषद भारत राजस्थान का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और हमारे भारत के चेयरमैन राहुल द्विवेदी जी हैं। साथियों, मैं दो बात बताना इसलिए चाह रहा था आपको। हम हर जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी हमारे राजस्थान में 52 जिले हैं जो पूर्व कांग्रेस सरकार ने बनाए थे। उन 52 जिलों पर एक हमने जिला प्रमुख की नियुक्ति दी और हमारा उद्देश्य क्या था पर्यावरण को लेके कि हम हर गांव में वन मित्र की नियुक्ति की है और एक गांव के अंदर हम पर्यावरण को लेके वहां चाहते हैं कि पर्यावरण को लेके पेड़ पौधे की सुरक्षा के लिए हम काम करें। ऐसी हमारी मुहिम पूरे राजस्थान में चलाई जाए। मुंडावर के जाट बहरोड स्थित आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जीर्णोद्धार और विकास कार्य करवाए गए हैं। यहां ट्रांसिस्टम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने 10 लाख की लागत से काम करवाए हैं। ऐसे में शुक्रवार को डॉक्टर दीपेश पाराशर के नेतृत्व में अतिथियों का स्वागत हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच सुरेंद्र चौधरी, उप सरपंच साधु राम जाट ने की। मुख्य अतिथि के रूप में इस कंपनी के नॉर्थ एरिया मैनेजर अजय कुमार, नीमराना इंचार्ज रोहताश एवं पंकज सेन के अलावा राजकुमार, आजाद कुमार, विपुल, सतीश और मुकेश मौजूद रहे। इन सभी को साफा पहनाया गया। ट्रांसिस्टम लॉजिस्टिक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नॉर्थ रीजनल हेड थ्रू कंपनी CSR एक्टिविटी हमने जाट बहरोड के PSC में हॉस्पिटल के रिनोवेशन का कार्य किया है। जो कार्य इस प्रकार से हैं, स्टोर रूम का निर्माण कराया जो 16 बाई 11 बाई 14 फीट का है। छत की मरम्मत का कार्य कराया 800 स्क्वायर फीट एरिया में। मुख्य PSC शौचालय का निर्माण कराया 2 नग का। शौचालय की मरम्मत कराया 3
नई सेफ्टी टैंक, कई निर्माण एक्टिविटीज़ कराया, एक कंपोस्ट टैंक का निर्माण कराया, अग्नि निकास खिड़की का निर्माण कराया, पीएससी के बाहर और अंदर दीवारों की मरम्मत और 7 कमरों की दीवारों का मरम्मत कराया, 30 वाट की सोलर लाइट लगवाई, 5 नस, और पीएससी के अंदर बाहर रंग का कार्य करवाया, जो टोटल एरिया 20,000 स्क्वायर फीट थी। रोगी के लिए नई लेबर टेबल एंड व्हील चेयर का अरेंजमेंट कराया। CSR एक्टिविटी के तहत टोटल निर्माण कार्य में लागत लगी 10 लाख रुपए, जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की गई पीएससी को। नेक कमाई समूह ने 4 बेटियों की चरण वंदना कर कन्यादान किया। अब तक यह समूह 260 कन्यादान कर चुका है। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में डॉक्टर गोपाल राय चौधरी और खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट का सहयोग रहा। मनुमार्ग से अशोका होटल में सभी ने इन बेटियों के चरण धोए और आशीर्वाद लिया। वहीं संरक्षक दौलतराम हजरती ने ग्रुप की अन्य योजनाओं की जानकारी दी। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने कन्यादान कार्यक्रम के बारे में बताया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहे राकेश गुप्ता थे, जबकि विशिष्ट अतिथि पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के अध्यक्ष प्रेम गांधी थे। अध्यक्षता वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीबी गौतम ने की, जबकि संचालन निष्ठा नारंग और गुरप्रीत पवित्र ने किया। नेक कमाई फाउंडेशन के द्वारा 2 सिलाई सेंटर बनाने कॉलोनी और दुर्गा कॉलोनी वहाँ हमने चलाए थे। हमने 400 बच्चियों को सिलाई की ट्रेनिंग दी है और उसका रिजल्ट ये निकला है कि कुछ बच्चियों ने अपने बुटीक खोल लिए या जिस मोहल्ले में रहते हैं आसपास की महिलाओं को उनके कपड़े सीती हैं, उनको एक रोजगार खड़ा हो गया उनके लिए। महिला सशक्तिकरण के तहत हमने ये काम किया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। फसल पककर हुई तैयार, लेकिन बिगड़ रहे मौसम के मिजाज। किसानों ने युद्ध स्तर पर शुरू की सरसों की कटाई। बिजली चोरी का लगाया आरोप तो 3 को किया घायल। डेरा शाहपुर में पड़ोसियों ने किया जानलेवा हमला। जान जोखिम में डाल रीट के अभ्यर्थियों ने किया सफर। वहीं 2 दिवसीय मेगा एग्जाम में पहुंचे देश भर के हजारों युवा। और अलवर जेल सहित सखी स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने देखी व्यवस्थाएं। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।